हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आखिरी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 10। उम्मीद है आप पार्ट 1 देख के आए हो, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी क्लास इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके बीच का डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस का कंपैरिजन। और हम लोगों ने चाइना के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था। उम्मीद है पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और पार्ट 2 आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। और क्लास आज हम लोग थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में भी स्टडी करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। देखो, जब मैंने बात की थी चाइना की, तो मैंने आपको समझाया था कि चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चला गया था क्लास, और उसका फेलियर मैंने आपको बताया था, वो एक तरीके का फेलियर था। उसके बाद भी माओ जेडोंग साहब रुके नहीं। इन्होंने क्लास एक और रेवोल्यूशन चालू किया, जिसका नाम था क्लास कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। अब जब ऐसा लगने लगा माओ जेडोंग को कि यार लोग तो धीरे धीरे विरोध कर रहे हैं मेरे बारे में, उल्टा बोलने लग रहे हैं मेरे बारे में, मीडिया प्रिंट जो है वो मेरे विचारधारा को गलत बता रही है, धीरे धीरे ये लोग क्लास इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करने वाली है जो अपोजिशन पार्टी है। यानी कि वो बाहर से कहीं ना कहीं क्लास कंपनियों को लेके आएंगे, इंडस्ट्री मतलब कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इनको डर लगने लगा कि भैया अब क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुलेआम जो पीपल रिपब्लिक जो पब्लिक पार्टी थी ना, जो पीपल्स पार्टी चाइना की थी, उसके जो हेड थे, यानी कि क्लास जो एक तरह से चेयरमैन मान लो, माओ जेडोंग, उन्होंने साफ अनाउंस कर दिया कि जो भी लोग मेरी विचारधारा के खिलाफ हैं उन सबको खुलेआम मार दो। एग्जैक्टली क्लास आज के टाइम पे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन कल्चरल रेवोल्यूशन में इन्होंने लोगों को भड़काया कि ये लोग हमारा कल्चर बर्बाद करने आ रहे हैं, हमारे कल्चर को छीन लेंगे, बाहर से कंपनियों को बुलाएंगे, क्लास हमारा कल्चर हट जाएगा। अब बाहर से कंपनी आएंगी तो नया नया कल्चर आएगा, हम लोगों का ओल्ड कल्चर है, इस चीज को बिल्कुल बर्बाद मत होने दो। और लोगों को इतना इनकरेज किया, लोग इनके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते थे। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो कल्चरल रेवोल्यूशन है, इन्होंने क्लास एक किताब लिखी थी बहुत पहले, अपने यंग एज में क्लास इन्होंने किताब लिखी थी, इसको बोलते हैं लिटिल रेड बुक, द लिटिल रेड बुक। अब इन्होंने क्या किया, इस रेड बुक के अंदर इनकी सारी विचारधाराएं लिखी हुई थी, लोगों को, बच्चों को बांटना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं, आप, हम जैसे जो लोग हैं ना क्लास, इसी एज के लोग, मतलब बहुत कोई बूढ़े एज के लोग नहीं, यंग एज के लोग जो बच्चे थे इस किताब को पढ़ते थे। और यकीन, आप मतलब यकीन नहीं करोगे क्लास, इसको पढ़ने के बाद जो भी इंसान इस विचारधारा के अपोजिट बात करेगा, ये लोग उसको क्लास जिंदा लटका देते थे, मार देते थे, चाहे वो स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर्स क्यों ना हो, मीडिया पर्सन क्यों ना हो, या खुद के माता पिता ही क्यों ना हो। बिल्कुल ट्रुथ बोल रहा हूँ क्लास, अपने घर वालों को भी क्लास मार देते थे। ऐसे ऐसे केसेस सुनने को आए हैं। इनमें जो लोग शामिल थे उनको रेड गार्ड, ये रेड गार्ड थे क्लास। जो भी इस विचारधारा, मतलब जो माओ जेडोंग के खिलाफ बोलेगा, जो कॉलेजेस में जाते थे, स्कूलों में जाते थे, जो टीचर्स कुछ ऐसा पढ़ा रहा है जो माओ जेडोंग के विचारधारा के अपोजिट है, मतलब जो भी माओ के खिलाफ आएगा उसको सीधा मार देंगे। अब आपको लगेगा सर ये क्या बात हुई, कोई लॉ, यार लॉ तो उन्हीं का ही है ना, सरकार ही उन्हीं की है। तो जो भी गलत बोलेगा क्लास उसको खते मतलब कि सरेआम उसको क्लास मर्डर करते थे, गोली मार देते थे, चौराहे पे जिंदा लटका देते थे, ये सारी चीजें करते थे। 1976 में फाइनली क्लास माओ जेडोंग की डेथ हो गई 1976 में। और इसके साथ साथ जो प्रोलेटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन था वो भी यहाँ पे एंड हो गया 9 सितंबर 1976। अभी जो कल्चरल रेवोल्यूशन चालू हुआ 1966, यानी लगभग क्लास मई के महीने में कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। माओ ने इंट्रोड्यूस किया द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से लगभग 76, 10 साल चला। इट्स एम वाज टू वीप आउट, ध्यान रखना, वीड आउट पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो जो भी इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, विचारधारा को अपोज करेगा क्लास, उसको ये लोग मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। under which students and professionals sent to work and learn from the countryside. However, when Russia had conflicts with China, जब रशिया की सरकार बदल गई तो चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, तो रशिया ने कुछ प्रोफेशनल्स को भेज रखा था जो हेल्प करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में चाइना को, उन्होंने क्लासों से विड्रॉ कर लिया। खैर मेन बात ये थी, कल्चर
कल्चरल रेवोल्यूशन में अगर आप कोई भी माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी के खिलाफ हो या क्लास उनके खिलाफ बात करोगे तो आपका जिंदा रहना मुश्किल है। भगा भगा के मारते थे, बहुत ही गंदी हालत थी। जितना मैं बोल रहा हूँ शायद आपको आज के टाइम पे लगे सर ये कैसे हो सकता है, लेकिन उससे भी बुरी हालत थी। कभी आप डीपली स्टडी करोगे आगे चल के, जब तुम्हारे सिलेबस में आएगा तब पता चलेगा। तो ये रेड बुक था, इस किताब को पढ़ते थे और इस किताब की विचारधारा से इतना लोग प्रभावित होते थे, इनकी बातों से, इनके भाषण से, कि मरने मिटने पे क्लास लोग तैयार हो जाते थे। तो ये कल्चरल रेवोल्यूशन भी क्लास यहाँ पे 1976 तक चला, उनके जाने के बाद ये खत्म हो गया। और यहाँ से 1976 के बाद से अगले 2 साल 1978 में इन्होंने रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ से चला क्लास देश का एक नया दौर, और जो चाइना आज है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि क्लास यूएस के बाद। तो ये चाइना को यहाँ से 1978 से क्लास आगे लेकर आया। तो ये था कल्चरल रेवोल्यूशन। उम्मीद है क्लास कल्चरल रेवोल्यूशन भी समझ आ गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी समझ आ गया, इनका ईयर याद रखना किस ईयर से स्टैब्लिश हुआ था, और क्लास इनके बारे में 2-4 लाइन इनफ है, अगर आप 2-4 लाइन भी याद रखोगे बहुत है। तीसरा है रिफॉर्म्स। The present day fast industrial growth in China can be traced back to the reforms introduced in 1978. हम लोग लेके आए थे 1991 में, लेके आए थे 1978 में रिफॉर्म्स। चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन फेजेस। अब इन्होंने एक अच्छा काम किया कि रिफॉर्म्स को अलग अलग फेजेस में लागू किया। सबसे पहला इनिशियल फेज, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। तो सबसे पहला इन्होंने जो रिफॉर्म्स लेके आए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, वो लाए क्लास एग्रीकल्चर पे जो रिफॉर्म्स लेके आए क्लास, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म। फिर फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक साथ भी कह सकते हो। इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। पहले सबको एक साथ जमीन दिया था, अब इन्होंने क्या कर दिया, जमीन को छोटे छोटे टुकड़े करके हर एक इंसान को अलग अलग जमीन दे दी, जो उगाना है वो उगाओ। स्मॉल प्लॉट्स व्हिच वर एलोकेटेड ओनली फॉर यूज नॉट फॉर ओनरशिप। अभी भी मालिकाना हक उनको नहीं दिया है, उनको यूज करना है बस। दे वर एलोकेटेड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम लैंड आफ्टर पेइंग द स्टिपुलेटेड टैक्सेस। वही लगान वाला हिसाब है, टैक्सेस देने के बाद सारी इनकम आप उस जमीन की रख सकते हो। लेटर फेज में पहले किस पे इन्होंने रिफॉर्म्स चालू किया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। फिर इन्होंने क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी पहले इन्होंने एग्रीकल्चर पे लागू किया, और हमने गलती क्या कर दी थी कि हमने रिफॉर्म सीधा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लागू किया। हमने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेके आए सेकंड स्टेज पे, पहले स्टेज पे एग्रीकल्चर पे। फिर प्राइवेट सेक्टर फर्म को धीरे धीरे कंपटीशन के लिए ओपन किया गया कि ठीक है प्राइवेट कंपनी भी हर काम कर सकेंगी, वो भी हमें कंपटीशन देंगी। सरकारी कंपनी को बोलते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइज। एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज स्टेट ओन एंटरप्राइज मेड टू फेस कंपटीशन। तो यानी सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां दोनों आगे बढ़ने लगी और क्लास कंपटीशन के लिए रेडी रखते थे, मतलब कि कंपटीशन कर सकते हैं, प्राइवेट फर्म भी आके सरकारी फर्म को कंपटीशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन इन द सेंस कि जो काम वो कर रहे हैं वो काम हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपटीशन, राइट। चौथा पॉइंट, आज ये 5 के 5 पॉइंट तुम सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे, एक एक स्टूडेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट इन्होंने लगाया डुअल प्राइस सिस्टम। डुअल प्राइसिंग सिस्टम का मतलब क्या है क्लास, कि कुछ ऐसे सामान है जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जीवन जीने के लिए जरूरी है, उनकी कीमत जो है वो सरकार सेट करेगी, बाकी चीजों की जो कीमत है वो क्लास प्राइवेट फर्म सेट कर सकती हैं। मतलब जो लाइफ के लिए नेसेसिटीज ऑफ गुड्स है ना, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेस ऑफ द प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जो प्राइस सेट किया है उस पर सेट करना है, बाकी उस पर आपको सेल परचेज करना है, बाकी जो है क्लास मार्केट प्राइस पे सेल परचेज हो सकता है, ताकि जो जरूरी चीजें हैं वो लोगों को बहुत महंगी ना मिले, इसीलिए सरकार ने डुअल प्राइस सिस्टम चलाया, यानी कि डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म। अगला है क्लास SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक ओरिएंटेड यूनिट्स। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, तो बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट तभी आएंगे, तभी करने आएंगे क्लास जब कंट्री में SEZs बने होंगे। हर कंट्री में, इंडिया में भी बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहां फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जहां हजारों लाखों लोग काम करते हैं, तो बाहर से कंपनी आती हैं, वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेसिकली काम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादातर चलता है वहां पे। दिस इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये 5 पॉइंट थे जो चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को दर्शाते हैं। सबसे पहला ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, फेलियर ही था ये। दूसरा है क्लास प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ये भी फेलियर है। फिर इन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, फिर डुअल प्राइसिंग, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में चाइना हेडिंग डालो और ये 5 के 5 पॉइंट लिखो। मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, हर जगह मैं नहीं बोलता लिखो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में लिख लो या कैसे भी लिख लो, बट से लिख लो, ये याद कर लो, ठीक है। तो ये तो सर रही क्लास चाइना की बात। चाइना का हमने बहुत सारी कहानी पढ़ी। देखो किसी भी एक कंट्री को, उसकी हिस्ट्री को किसी 1-2 वीडियो में स्टडी करना इम्पॉसिबल है, तो मैंने फिर भी कोशिश करी थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने की, लेकिन इससे बहुत बड़ी हिस्ट्री है।
तो ऐसे ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा 1 मिनट में, बट फिर भी जितना तुम्हें चाहिए था मैंने उससे ज़्यादा ही तुम्हें दिया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अब थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझना, थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बताते हैं आपको, पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री तो खैर पता ही है क्लास, कि मोहम्मद अली जिन्ना जो ये कह रहे थे कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो बहुत माइनॉरिटी पे हैं, वो बहुत ही कम हैं, जिसकी वजह से नेहरू जी इनकी बात कभी नहीं सुनेंगे, और क्योंकि ये माइनॉरिटी हैं तो ये हमेशा पीछे रह जाएंगे, बिकॉज वोटिंग पावर जो है वो हिंदू के पास है, भाई वही सारी चीज़ें करेंगे, सरकार भी वही चलाएंगे, या इनके ऑफिसर्स भी वही बनेंगे इनके, तो भाई हमें अपना अलग शासन चाहिए। बाकी क्लास अंग्रेज भी जाने से पहले ये चाहते ही थे, अंग्रेज जाने से पहले चाहते ही थे कि भैया इनके बीच फूट डले, मतलब जाते जाते भी अंग्रेजों का काम ही क्या था कि भाई बांटो और शासन करो। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो बाद में कई रियासतों को जोड़ दिया, लेकिन अल्टीमेट अंग्रेजों का भी यही एम था कि इनकी लड़ाई हो जाए, इनकी लड़ाई हो, हम जाएं इनकी लड़ाई वड़ाई करवा के जाएं, कि इनकी लड़ाई आज तक चल रही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भैया हमें तो अपना अलग संविधान चाहिए, अलग देश चाहिए। फिर धीरे धीरे क्लास बंटवारा हुआ। अब समस्या ये थी कि बंटवारा किया कैसे जाए, पाकिस्तान किसको बनाया जाए। तो पाकिस्तान जहां जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, भाई वो एरिया जो है पाकिस्तान बनेगा, और उस एरिया में आ गया क्लास हमारा बंगाल। ठीक है, तो जो बंगाल का एरिया है ना क्लास, वहां पर मुस्लिम की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, तो पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, मतलब ऐसा ऐसा विभाजन हुआ कि मैं आपको मैप में दिखाऊंगा क्लास अभी, अगर मैं विभाजन की बात करूं, ये रहा। तो देखो ये एरिया मिला पाकिस्तान को, और ये वाला एरिया भी मिला पाकिस्तान, जिस एरिया को आज हम क्लास आज हम बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं क्लास? बांग्लादेश। ठीक है, अब मेरी बात समझना, तो जो पाकिस्तान है ऑफिशियली इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन कंट्री साउथ एशिया। इट इज द वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और क्लास 212.7 मिलियन की इनकी पॉपुलेशन है। गेन इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त, इनका 14 अगस्त को आज़ादी मिल गई। इन 1971, लेकिन 1971 में पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ गया। सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से क्लास बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, और इसमें इंडिया का यानी कि जो इंदिरा गांधी है उनका बहुत बड़ा रोल था। इट इज द 34th लार्जेस्ट कंट्री प्रेजेंटली। इट्स हिस्ट्री हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल, इनकी हिस्ट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल। ठीक है, और क्लास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, पहला इंडोनेशिया है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। द नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू, और इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये पाकिस्तान के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहला, ये दूसरा है तीसरा है, तो सबसे पहला है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। पाकिस्तान फॉलो द मिक्स इकोनॉमी मॉडल, को एग्जिस्टेंस। आपको पता है इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलाता है क्लास, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं। ओके, इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970 से पहले सरकार सारा काम खुद करती थी, यानी कि सब कुछ पब्लिक सेक्टर का था। इन अर्ली 1970 नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री टुक प्लेस। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब सरकार सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखती थी कि हर काम जो है वो हम करेंगे, राइट। और इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लेट 1970 के बाद सारा का सारा धीरे धीरे रोल प्राइवेट सेक्टर पे शिफ्ट कर दिया। इन 1970 देयर वाज शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी व्हेन इट्स अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन। तो डी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि सरकारी कंपनियां नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी उस काम को कर सकती हैं, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को बेच देना, प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट जैसा। गवर्नमेंट इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर एंड आल्सो ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव टू देम। ऑल दिस क्रिएटेड अ कंडक्टिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें, बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट आए, तो सरकार ने धीरे धीरे डीनेशनलाइज कर दिया 1970 के बाद। 70 से पहले किसका रोल था? पब्लिक का, 70 के बाद प्राइवेट का। और पहला पॉइंट है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। अब हुआ क्या 1971 में, आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्लास, तो आपको सुन के पता चलेगा थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में। 1970 जब ये आज़ाद हो गए, मेरी बात ध्यान समझ, 1947 में जब ये क्लास एक तरीके से अपना अपना अलग कंट्री बना लिया, तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, इनके पास सारी मिलिट्री पावर, ये अपने आप को फर्स्ट क्लास सिटीजन, और ये लोग अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन कहलवाते थे। मतलब पाकिस्तान, देखो एक ही पाकिस्तान है ये और ये, ठीक है, यहाँ कॉरिडोर भी है इनके बीच में, ठीक है। अब वेस्ट पाकिस्तान इनको ऐसे ट्रीट करता था जैसे बहुत छोटे लोग हैं, बिल्कुल एक मतलब कि काले लोग हैं, छोटे लोग हैं, इनको ये बंगाली बोलते हैं, इनको बोलनी नहीं आती भाषा, उर्दू ढंग से बोलनी नहीं आती, इनको इतना मतलब बहुत छोटा समझते थे ना, नीचे दिखाना, इनको इतना नीचा दिखाते थे। अब हुआ क्या कि 70s के टाइम पे एक इलेक्शन हुआ।
अब इस इलेक्शन में इधर से जो ये आपका ईस्ट पाकिस्तान है, इधर से खड़े हुए शेख मुजीबुर रहमान और उधर से थे क्लास पाकिस्तान पीपल पार्टी। जब चुनाव हुआ तो क्लास शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। अब ये लगा इनको बड़ा झटका। अब इनको लगा कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, वेस्ट पाकिस्तान को लगा कि भाई इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इनकी जनता ने इनको कैसे जिता दिया। अब भैया ये थे सेकंड क्लास सिटीजन, इनके पास थी आर्मी की पावर। पाकिस्तान में तो आर्मी ही सब कुछ है, इनके पास थे आर्मी की पावर। ये कैसे ये लोग ऐसा करेंगे? फिर इन्होंने जब बोला कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो शपथ लेंगे, तो इन लोगों ने शपथ लेने नहीं दिया, उसको उठाकर जेल में डाल दिया। मतलब जनता ने जिसको चुना, आपने क्लास उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद इन लोगों ने इन पे इतने टॉर्चर किए, सुन के क्लास आपको बहुत बुरा लगेगा, बट सच यह है कि इन लोगों ने इतने रेप किए, इतने मर्डर किए, मतलब खुलेआम परिवार के सामने महिलाओं का रेप करते थे, उनको मारा पीटा करते थे। आपने जो मूवीज में देखा होगा, कई सारी मूवीज में, ये बिल्कुल उससे भी बहुत ही गंदा किया था। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन 1971 द मेंबर ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री, जो पाकिस्तान मिलिट्री है, सपोर्टिंग प्रो पाकिस्तानी इस्लामिक मिलिटेंट्स किल पीपल 3 लाख एंड 30 लाख जो है क्लास 3 लाख टू 30 लाख, लगभग 3 लाख से 30 लाख लोगों की क्लास जो है अफेक्टेड हुए। इसके अंदर रेप किया गया लगभग 4 लाख महिलाओं का, 4 लाख महिलाओं का रेप, बच्चों का रेप, सीधे बच्चों को माता पिता के सामने मार देते थे और बहुत ही बुरी हालत थी, जिसकी वजह से अब देखो, अब ये जो है इंडिया के बिल्कुल पास है, तो लोग कहाँ भागेंगे? अब धीरे धीरे लोग क्लास इंडिया की तरफ भागने लगे और लगभग 1 करोड़ जनता जो है वो क्लास ईस्ट पाकिस्तान से हटकर इंडिया में आ गए थे। आप देखो क्लास, इतनी बुरी हालत हो गई थी। ये टैंकर लेके आते थे, देखो खुले आम मारते थे, रेप करते थे, बहुत ही बुरा। देखो बच्चों को, बिल्कुल बच्चों की मार मार के क्लास लाशें इकट्ठा कर देते थे, बहुत ही बुरा हुआ। अब उस सिचुएशन में इंदिरा गांधी जी थोड़ा सा बचाव माई की तो बहुत है, रेफ्यूजीज तो हमारी कंट्री में घूमते आ रहे हैं, ये तो थोड़ा बीच बचाव आने लगी, तो पाकिस्तान ने पीछे नहीं हटा, पाकिस्तान ने फिर इन पे हमला कर दिया, इंडिया पे हमला कर दिया। अब इंडिया वेट कर रहा था इस बात का, तो इंडिया ने क्या किया क्लास, बुरी तरीके से पाकिस्तान को लगभग 12-13 दिन लगे थे क्लास युद्ध में, बुरी तरीके से पाकिस्तान को क्लास हराया और उसके बाद क्लास इनको वापस इनकी सत्ता मिली और एक नया कंट्री बना जिसका नाम क्लास हम लोग पढ़ते हैं बांग्लादेश। अब जिस समय पे क्लास देखो, यहाँ पे हार के ये लोग क्लास यहाँ पे साइन कर रहे हैं अपने आप को क्लास, बिल्कुल लगभग 1 लाख के आसपास जो सैनिक थे, 95,000 के आसपास जो भी है, इन लोगों ने क्लास हार मान ली बुरी तरीके से और लिखा कि ठीक है भैया हम पीछे हट रहे हैं, और बहुत बुरी हार थी इसमें। अब हो क्या रहा था कि जब अमेरिका धीरे धीरे उनको लगने लगा कि भैया अब तो हम इंडिया से लड़ नहीं पाएंगे, तो अमेरिका ने क्लास यूएस, ये यूएस की क्लास सेना है, ठीक है, यूएस को बोला कि भाई आओ हमें बचाओ। तो उधर से देखो यूएस की सेना आ रही है लड़ाई करने के लिए, तो सब कुछ दिखता है सैटेलाइट से। फिर अब उसी टाइम पे 1970s के टाइम पे, 71 के टाइम पे साइन किया था एक ट्रीटी, जो इंडिया है उसने एक ट्रीटी समझौता साइन किया था रशिया के साथ। उस टाइम पे जब रशिया को बताया गया भाई देखो ये तो हमारे ऊपर यूएस को अटैक करने के लिए आ रहे हैं, और मैंने तुमसे कहा था यूएस और रशिया दोनों बिल्कुल क्या है, कट्टर दुश्मन है। तो इस सिचुएशन में क्लास रशिया ने अपने सैनिक भेजना स्टार्ट कर दिए क्लास। उस सिचुएशन में जब इनको पता चला कि भैया ये तो रशिया बीच में आ रहा है, अपने आप क्लास आ रहा है, ये हट गए पीछे, और रशिया तो हमारे साथ शुरू से ही क्लास, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि रशिया इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, जिसकी वजह से क्लास रशिया ने हमें सपोर्ट दिखाया। उसके बाद क्लास कोई पाकिस्तान के बीच उचाव में नहीं आया, और क्लास देन फाइनली पाकिस्तान हारी बुरी तरीके से और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, और ऐसे जाकर इंदिरा गांधी की वजह से क्लास बांग्लादेश जो है एक अलग नेशन बन सका। तो जिसकी वजह से क्लास मैं काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ सिचुएशन को, कि ये बहुत छोटे से बता दिया मैंने आपको 4-5-10 मिनट के अंदर, लेकिन कहानी बहुत डिटेल में है, बहुत सारी और डिटेल है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, इतना भी ज़्यादा है नहीं सिलेबस का पार्ट। लेकिन मैंने आपको बताया कि एज एन इंडियन सिटीजन हर एक बच्चे को हर एक क्लास 12th को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने क्या किया था। देखो हमें कोई दुश्मन नहीं है, इंडिया के साथ नहीं किया, अपने ही कंट्री के लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार करना, ठीक है कोई बात अगर थी, कुछ भी बात थी इसमें, रेप का, मर्डर का, बच्चों को मारना, क्लास ये डेटा ऑफिशियल है, रियल डेटा इससे बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो बात को। तो ये एक सिचुएशन है क्लास, इस वीडियो को पहुंचाना अपने सारे दोस्तों तक, हर जगह क्लास में पहुंचाओ, ताकि आपको इस चैप्टर का एक रोल पता चल सके कि हाँ भाई 1971 में सिविल वॉर हुआ था, इंडिया क्यों एंगेज हुआ इसके अंदर, क्या कारण थे इंडिया के एंगेजमेंट के, ये सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 70,
फाइनेंशियल सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने उधार लेना स्टार्ट किया। आपको पता है क्लास, अभी भी पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है। अभी हाल फिलहाल में फ्लड आया हुआ था, 1/3 पाकिस्तान डूब गया था। क्लास इंडिया से भी काफ़ी हेल्प जैसी भावनाएं बन गई थी कि भी हेल्प कर दो, बट वही अब लड़ाई की वजह से, कश्मीर के मुद्दे की वजह से वो खुल के बोल नहीं पाते। बट लेकिन हमारे कंट्री ने इनको संवेदना जताया इनकी तरफ कि हाँ जो भी हुआ कंट्री में, मासूमों की जान जाए हम कभी इंडियंस चाहते नहीं। हम लोग कभी भी, मतलब हम लोग इंडियंस के अंदर इतना वो है कि हम कभी नहीं चाहते कि कोई दुश्मन भी हो ना तो उसको इतनी बुरी मौत मिले, हम कभी नहीं चाहते। यही हमारी सबसे अच्छी खासियत है। और लेकिन हम लोग जो है इसी चीज़ का क्लास ये लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970, ड्यूरिंग द पीरियड पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन, रेमिटेंस फ्रॉम एमिग्रेंट्स, जो कंट्री के लोग बाहर अलग अलग देश में रहते हैं मुस्लिम लोग, उनसे उधार लेना चालू किया। फिफ्थ पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से इनकी कंट्री में धीरे धीरे एग्रीन इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होने लगा। ये है क्लास पाकिस्तान के बारे में 5 पॉइंट। तो पाकिस्तान के 5 पॉइंट कौन कौन से हैं क्लास? सबसे पहला पॉइंट पाकिस्तान का मिक्स इकोनॉमी, दूसरा है क्लास यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का रोल, उसके बाद है फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970 और ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आपको 5 पॉइंट पाकिस्तान के, 5 पॉइंट चाइना के जरूर याद रखने हैं। मतलब इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पक्का पूछा जाना है, तो आप ये जरूर अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इनके कंपैरिजन स्टडी की, यानी इंडिया पाकिस्तान चाइना के कंपैरिजन करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की हर तरीके से क्लास इस पूरे बोरिंग चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, हिस्ट्री की क्लास ये सब पता होना चाहिए, भले ही हमारे सिलेबस में है चाहे नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हमें अपने नेशन के बारे में, अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरीके से क्लास इंडिया को यूनाइट किया और क्लास क्यों उनको आयरन मैन बोला जाता है। उम्मीद है क्लास आप इसको सपोर्ट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे अपने की क्लास। बस मेरा मेन पर्पज़ ये ना कि ये चैप्टर किसी को टफ ना लगे, ये आपको शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे क्लास अकाउंट्स का, यहाँ बीएसटी का प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा सिलेबस है, आराम से जाओ देखो। पूरे इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन जो है जम के करेंगे, एक भी बच्चे को क्लास फेल नहीं होने दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।